Hi everyone, I am Khushali Solanki and I have secured AIR 61 in UPSC CSE 2023. So I have got this platform today to tell you about my strategy for GS as well as optional. So let's start with GS first. There will be two parts where I'll be dealing. It would be prelims and mains. So for prelims के लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, I missed the prelims by I think 4-5 marks. So then I started analyzing that where am I lacking. तो मैंने फिर जो इम्प्रूवमेंट किया था वो मॉक टेस्ट के थ्रू किया था. So the number would sound very much, but I gave around 100 mock test for prelims. बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी को 20 दे के भी एनालाइज कर ले कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं. सो व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग दीज 100 मॉक टेस्ट्स? फर्स्ट, स्ट्रैटेजी पता चल गई है कि अगर मैं 100 में से 100 क्वेश्चंस कर रही हूँ तो मेरे कितने गलत हो रहे हैं. तो इससे मुझे पता चल गया कि मैं 90 के ऊपर नहीं जा सकती हूँ. अगर मैं 90 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरा नेगेटिव बहुत हो जा रहा है एंड दिस ड्रैग्स डाउन माय मार्क्स. सो इन 2020 थर्ड अटेम्प्ट मैंने क्वेश्चन 88 ही अटेम्प्ट किए. कुछ ऐसे और थे जो मुझे लग रहा था कि मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, इसका कुछ मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ, मैं किसी तरह से कर सकती हूँ. बट आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू दिस पॉइंट कि नहीं 80 करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो मॉक से मुझे पहला क्या पता चला, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं. दूसरा इज दी एलिमिनेशन टेक्निक. सिंस नाउ द पैटर्न इज चेंज्ड एंड मैंने भी यही महसूस किया 2023 में कि अब एलिमिनेशन उतना काम नहीं करता है बिकॉज अब ऑप्शंस वैसे नहीं आते हैं. बट बाय एलिमिनेशन व्हाट आई मीन इज कि एक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 100% आते होंगे. फॉर मी आई थिंक 30 क्वेश्चंस होंगे, 25 से 30 की रेंज मान लेंगे. 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे जो ऐसा लगता है कि हाँ फर्स्ट नज़र देखते कि ये हमें आते हैं, ये हम कर लेंगे. इट्स नॉट कि अगर कोई टॉपर है तो उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं. वी आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. हमारे इंटेलिजेंस में हमारा जो भी, हम सेम लेवल पे होते हैं सब लोग. इट्स ऑल अबाउट दी टेक्निक्स जो लोग यूज़ करते हैं. सो एक होता है 100% की हमें कौन से आते हैं, फिर आते हैं 80%, 60% से 80% वाले कि हम काफ़ी श्योर हैं कि ये आंसर हो सकता है बट एट टाइम्स गलत भी हो जाता है. तो ये कितने नंबर ऑफ होते हैं. फिर उसके बाद आता है 50-50 कि ये कितने होने वाले हैं. तो ये सब, ये कहाँ से पता चला था मुझे कि मुझे इस तरह से अटेम्प्ट करना है. कुछ लोग होंगे, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जैसे, जो 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं एंड दे इवन गो टू द लेवल ऑफ 30%. कि अगर 4 उसमें से अगर वो 3 ऑप्शंस के बारे में श्योर नहीं है बट एक ऑप्शन के बारे में है कि यार ये आंसर तो नहीं होगा, तो वो 3 में भी कई बार गेम खेल लेते हैं. मुझ में ये एबिलिटी नहीं थी. आई न्यू मैं ये करूँगी तो मेरा गलत होगा, तो मैं यहाँ रुक जाती थी कि मैं 50-50 से नीचे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूँगी. बट मैनी पीपल डू दिस ऑल्सो एंड उनके सही हो जाते हैं. सो दिस इज द टेक्निक कि आप कहाँ रुकने वाले हो, ये आपको कैसे पता चलेगा. इट इज थ्रू दीज मॉक टेस्ट जो मैंने लगाए, जो मैंने रिग्रेसली लगाए. और एक होता है कि मॉक टेस्ट देना जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग द क्वेश्चंस. बट व्हाट वी शुड कीप इन माइंड कि जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में नहीं आने वाले हैं. मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अलग होंगे, जो एक्चुअल पेपर आ रहा है उससे क्वेश्चंस अलग होंगे. हो सकता है कभी कुछ मैच हो जाए, इट्स ऑल डिफरेंट. तो पर अगर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको हमने रिलीजियसली देना है. मैं जो मॉक टेस्ट होता था उसको 9 to 11 AM में ही देती थी. जो हमारा एक्चुअल टाइम है 9 to 11, 9:30 to 11:30, जो भी हमारा जैसे, क्योंकि इस टाइम क्या होगा, हमारा ब्रेन इस टाइम वर्क करना चाहिए. कि अब ऐसा नहीं है कि रात को 10 से लेकर 12 तक हम पेपर दे रहे हैं. कुछ लोग होते हैं जो हुआ वर्किंग आवर्स मेरी तरह की रात को ही पढ़ेंगे, तो मेरा दिमाग रात को ज़्यादा चलता है.
तो बट दिस इज नेसेसरी कि आपका पेपर कब होने वाला है, आप उसी टाइम पीरियड में उस पेपर को दे ताकि आपका दिमाग उस टाइम पीरियड में चलने लगे. सो दिस इज वन थिंग. इस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रूम में नहीं आ रहा है, लॉकड अप होकर के हम रिलीजियसली पेपर दे रहे हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि जो हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं वो 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है, एंड देन वी फिनिश द पेपर एंड हम भाग जाते हैं कि चलो हो गया हो गया हो गया. बट प्रीलिम्स में ऐसा कोई नहीं करता है. 2 घंटे हैं तो लास्ट मोमेंट तक यू आर थिंकिंग ये भी कर दें क्या, ये भी कर दें क्या. सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू इन मॉक टेस्ट ऑल्सो. उसको भी उतना ही सीरियसली करना है जितना हम एक्चुअल पेपर करने वाले हैं, इसी से माइंड ट्रेन होगा. सो आई थिंक कि अगर 1 घंटे में हो भी रहा है तो 1 घंटे जबरदस्ती बैठे रहें, पेपर को देखें कि अच्छा ये मैंने भर दिया है, ये भरना बाकी है या कैसा सीन है. एंड हाँ, भरना ज़रूरी है. मॉक टेस्ट में भी मैं OMR लेके बैठती थी. मैंने सब सारी चीज़ें जो है वो घर से करी हैं, तो इंस्टीट्यूशंस में तो आपको ये मिल जाती हैं OMR शीट्स, बट मैंने क्योंकि सब चीज़ें घर से रह करके करी हैं तो आई यूज टू टेक इनका प्रिंट आउट एंड देन पेपर होता था मेरे पास में, मैं इनको रिलीजियसली भरती थी. सो दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड विच एवरीवन नीड्स टू डू प्रीलिम्स के लिए. तो ये तो मॉक टेस्ट की बात हो गई. जो मेन है कि उसके लिए पढ़ना कैसे है एंड ऑल क्या करना है. तो आई थिंक दिस विल स्टार्ट बाय कि पहले देखते हैं सिलेबस क्या है. सिलेबस क्या है एंड PYQs कैसे आ रहे हैं. ये चीज़ों को सबसे पहले एनालाइज करना है कि सिलेबस क्या है, PYQs कैसे आ रहे हैं. अगर ये हमें पता होगा तो ही अभी एक डायरेक्शन मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ से एनालाइज होगा हमें ये पेपर करना भी है कि नहीं करना है. तो फाइन, मोस्टली क्योंकि सबको सब चीज़ें ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, इकोनॉमिक्स हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, पॉलिटी हो गई है, सो ये चीज़ मोस्टली इंटरेस्टिंग लगती ही है लोगों को. सो दैट्स ए सिलेबस देखें, इसका ईच एंड एवरी लाइन पढ़ लें कि क्या लाइन है, एग्जैक्टली क्या है, पिन पॉइंटेड दे रखा है. इवन मेंस में तो बहुत इलेबोरेटली हमें सिलेबस दिया गया है. सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन क्वेश्चंस देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पैटर्न क्या रह रहा है, कोई क्वेश्चन क्या कभी रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है. एवरीथिंग ये आपको सेल्फ एनालिसिस है. फिर उसके बाद में कि अच्छा हिस्ट्री से आमतौर पर अब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं. मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट सब मिला करके आई हैव नोटिस कि अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं. तो ये चीज़ प्रायोरिटाइज करना कि अच्छा यहाँ से 20 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो इसको कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं. दिस इज वॉट यू नीड टू थिंक बिफोर हैंड. तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से भी आई थिंक 10 क्वेश्चंस के अराउंड बन जाते हैं, इकोनॉमिक्स से, एनवायरमेंट से, साइंस टेक से, करंट अफेयर्स जो है वो इन सब के पार्ट भी होते हैं, अलग भी आते हैं. तो ये सब से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा. उसके बाद हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है. मैंने कभी कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं. ऐसा नहीं था कि यार इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे तो मैं छोड़ दूं. मैंने उसको इक्वली पढ़ा है कि व्हाट इफ इसी से क्वेश्चन आ जाए मेरे टाइम पे. तो ये एक फियर मेरे दिमाग में हमेशा रहता था एंड दैट्स वाई मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े. बट जो लास्ट के जो 15 दिन होंगे कि आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज क्या करना है, उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो मैं इस चीज़ से डिसाइड करती थी. सो दिस वॉज अबाउट माई प्रीलिम्स एंड कि इनका वो एक अलग चीज़ है कि सोर्सेज क्या थे एंड ऑल दैट आई विल बी टेलिंग यू. मेरे चैनल में आई विल बी टेलिंग यू, लेटिंग यू कि क्या क्या कैसे कैसे मैंने कहाँ से पढ़ा है. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी कि किस तरह से कैटेगराइज करना है चीज़ों को एंड फिर किस तरह से मॉक टेस्ट देने एंड खुद का पता चल जाए कि आप कौन से स्टेज पर रह रहे हैं. बहुत लोग हैं जो 10% वाला भी कर देते होंगे. मेरी इतनी नहीं थी कि मैं 50 के नीचे जा पाऊँ. एंड दिस इज व्हाट जो आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा. दिस इज माई 22 अटेम्प्ट जब मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए थे. फिर 22 के मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी तो टाइम कम था, तो मैंने अपने 2023 वाले अटेम्प्ट के लिए आई थिंक हार्डली 20 मॉक टेस्ट दिए होंगे मैंने. सो इट्स अगेन क्योंकि मेरी ये स्ट्रैटेजी बनी हुई थी तो इस बार मुझे कम देने की ज़रूरत पड़ गई थी. सो दिस वॉज अबाउट प्रीलिम्स.
अब जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट्स मेंस. सो इन 2022 अटेम्प्ट मेरे मार्क्स थे 753. In 2023 attempt, my marks for mains were 842. And my GS marks, जिसमें GS 1, 2, 3, 4 है, GS marks, this was 462. And यहाँ पर जो मेरे GS marks थे, it was 408. So जो ये jump था and जो ये jump था, दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल कि ये जंप एक्चुअली में आना कैसे था. सो फर्स्ट पॉइंट रिमेन सेम. यू हैव टू रीड एवरी इंच ऑफ सिलेबस. जब मैंने पहले पढ़ाई करी थी, जब 2020-21 में पढ़ाई करती थी, आई जस्ट रैंडमली मैं वीडियोस देखती रहती थी कि ठीक है ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, यही आएगा. बट देन इट वॉज ओनली इन 2022 अटेम्प्ट मैंने देखा कि यार सिलेबस में एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड चीजें क्या है. आई नो कि एथिक्स इज इन द सिलेबस, बट एथिक्स में कीवर्ड्स क्या हैं, इकोनॉमिक्स है तो कीवर्ड्स क्या हैं. सो देर आर वेरी स्पेसिफिक. लाइक इकोनॉमिक्स में मेंशन करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी, तो बहुत स्मॉल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, बट देन इट इज मेंशन्ड. सो अगर हमें सामने से मिल रहा है कि इस पर क्वेश्चन आएगा, तो जस्ट प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन इट. तो ये हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा. ये हमने सिलेबस ले लिया, उसके बाद में प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन एवरी टॉपिक. जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज हो गया है. सो आई राइट डेफिनेशन एंड ऑल कि वो सब है क्या, इट्स लाइक वो होता क्या है. उसके बाद में अब जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये इस वाले टॉपिक में से डायरेक्ट सब्सिडीज में क्या कोई न्यूज़ में आया है. तो जैसे इस बार ही काफ़ी चल रहा था जो WTO का MC13 जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उससे क्या आउटकम्स निकले थे, इंडिया का क्या स्टैंड था, एवरीथिंग. ये सब जो चीज़ थी ये मेरी एक जगह कंपाइल्ड हो गई थी कि ये है सिलेबस मेरे पास, ये है सिलेबस का एक कीवर्ड, ये रहा इसका शॉर्ट नोट और ये रही इसकी न्यूज़. दैट वॉज ऑल कि ये मेरा इस जगह कंपाइल्ड है. दिस वॉज वेरी हेल्पफुल. इससे केओस नहीं हुआ था जब एंड मोमेंट पर आपके पास हार्डली यू हैव 6 आवर्स, क्योंकि GS1 GS2 का पेपर होगा, आप घर आओगे 6 बज जाएंगे घर आते आते एंड और थोड़ा रेस्ट करते करते, एंड देन इवेंचुअली आपको रात को जल्दी सोना होगा 10-11 बजे तक, कि सुबह फिर उठना है. तो ये जो स्पैन द हार्डली 4-5 आवर्स, इसमें डिनर भी करना है, सब करना है. इस वाले टाइम पीरियड में आप रिवाइज जो आप करने वाले होंगे वो इन्हीं सब चीज़ों से होगा. वी विल हैव एवरीथिंग कंपाइल एट वन प्लेस. सो दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप कि आपको मेंस के लिए करना कैसे है. उसके बाद जो एक मेरी इनोवेटिव चीज़ थी, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मेरे नंबर इम्प्रूव हुए हैं इससे लेकर इस तक, दैट वाज माई विलेज विजिट पार्ट. ये जो विलेज विजिट पार्ट है ये मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि आप ऐसा करिए, और आई यूज्ड टू देन गो विद माय मदर. मेरी मदर ने भी मुझे बोला था कि वो लोग कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे DM साहब है वो कैसे काम कर रहे हैं. तो माय मॉम यूज्ड टू गो विद देम, एंड इस वजह से मैंने विलेज विजिट्स पर जाना चालू कर दिया था. एंड उससे क्या हुआ था, मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया था कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि ये वाला जो पार्ट है यही तो हमारा सिलेबस है. सिलेबस फॉर लेट्स से गवर्नेंस का सिलेबस हो गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस हो गया है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप हो जा रही थी. सो व्हाट देन आई डिड, जिससे मेरे नंबर इम्प्रूव हुए, इज व्हाट आई कैन एनालाइज कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स से इस बार एक स्किलिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था इन GS3 कि इट वॉज रिलेटेड टू स्किलिंग एंड क्या लैक करते हैं. आई डिड रिकॉल द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट इट वॉज ऑन स्किलिंग. सो व्हाट आई डिड, मैंने उसके बारे में लिखा. देन आई मेड अ बॉक्स ओवर हियर, आई रोट केस स्टडी एंड मैंने लिखा विजिटेड दिस एंड दिस विलेज, फाउंड दिस एंड दिस. सो दिस वॉज द फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल
जो एक इनोवेटिव मेथड था बाकी सबके आंसर से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ऐसा मैंने किया था आई थिंक 4 आंसर्स में इन GS3 कि मैं स्किलिंग से रिलेटेड है, आपने उस पर क्वेश्चन पूछा है, मेरी केस स्टडी मैंने इस XYZ गांव में क्या जाके पाया कि एक्चुअल में इस प्रोग्राम का क्या हो रहा है। सो दिस वाज द थिंग एंड इट वाज नॉट ओनली अ बैड केस स्टडी कि आप उसको बुरी लाइट में ही बताएं, मैंने बहुत सारे गुड एग्जाम्पल्स भी देखे कि यार ये एक स्कीम बनाई गई है लेकिन इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। सो इवन द गुड केस स्टडीज हो गई हैं। एंड अगर कोई आपको एग्जाम्पल हाईलाइट करना है कि अगर यहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो ये जो है इन दोनों के थ्रू हो सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और इसी के साथ में इनके जो सॉल्यूशंस वगैरह हुआ करते थे आई थिंक इसने काफ़ी हेल्प करी होगी मेरे मार्क्स का जंप लाने में। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद में लेट्स से फोर्थ पॉइंट वुड बी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैटर्स अ लॉट इन मेंस। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई अगर स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, लेट्स से हिस्ट्री का क्वेश्चन है कोई एंड हिस्ट्री क्वेश्चन में आप उसके बारे में सब लिख रहे हैं लेकिन उसका जो कंक्लूजन होगा, हिस्ट्री क्वेश्चंस में यूजुअली इज लाइक कि कंक्लूजन क्या लिखना है, कंक्लूड करना कैसे है। सो फॉर दैट आई यूज्ड टू राइट जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं। लेट्स से कुछ ASI के बारे में पूछा है एंड देन आई राइट द करंट इवेंट कि अच्छा ASI ने अभी ये सब चीजें करी थी एंड इस तरह से मैं उसको कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो वो जो एक टच होता है एक करंट अफेयर्स का, वो भी आपके आंसर्स को डिस्टिंग्विश करेगा। एंड ये सब मुझे चीजें कैसे पता चल रही थी, अपने पुराने मार्क्स को एनालाइज करके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ऐसी थी कि मेरा मेंस जो है वो तो बेस्ट गया था, इससे ज़्यादा तो मैं क्या इम्प्रूव कर पाऊंगी। देन इवेंचुअली आई सॉ कि नहीं यार, बहुत चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, इवन इस लेवल पर भी आई एम लाइक कि बहुत चीज़ें और कर सकती हूँ मैं अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए। सो ये चीज़ रहेगी करंट अफेयर्स। अब जैसे जो मेंस है वो सितंबर में होता है, हमारा जो मेंस है 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। मैं 14 सितंबर तक की न्यूज़ पढ़ के गई थी, 14 सितंबर तक की न्यूज़, एंड यही चीज़ अगर मैं अगले दिन पेपर में लिख रही हूँ तो वो जो एक इम्प्रेशन पड़ रहा है जो एग्जामिनर है कि एकदम रिलेवेंट एकदम करंट चीज़ उन्होंने अगर लिखी है, तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट कि आपके मार्क्स किस तरह से दूसरों से थोड़े। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सब कर दिया है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। हर आंसर में अगर आधा नंबर भी बढ़ जाता है इट वुड बी अ वेरी बिग डील इस पेपर में। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। I'll start with GS4 because GS4 is the subject जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। In 2022 मेरे मार्क्स थे 101, in 2023 my marks are 136. So अब जो ये इम्प्रूवमेंट है, तो अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अगर हम देखेंगे वो भी सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग रहने वाली है। ये आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट कि ये सब मैंने ही स्ट्रैटेजीज बनाई है, मेरे को इस चीज़ में सबने हेल्प करी है। मेरे को अलग अलग टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, पीयर्स ने, इवन टॉपर्स की कॉपीज देख करके, इन सब की कंबाइंड एफर्ट से मेरे को स्ट्रैटेजी तय कर पाई थी। यहाँ पर फर्स्ट वाज न्यू कॉन्सेप्ट्स। सो मेरे गुरु रहे हैं जहाँ से मैंने पढ़ाई वगैरह करी थी, तो वो एक कॉन्सेप्ट बताया करते थे जो एक इनोवेटिव है, माई मैन का कॉन्सेप्ट। माई मैन कैन बी माई पर्सन। तो जब ये वाली चीज होती है, ये आमतौर पर नहीं पढ़ाई जाएगी कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। इट्स सिंपली कि आप किस तरह से जा रहे हैं। अगर आप किसी पद पर हैं लेट्स से, तो आप गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, आप पैदल चल के जा रहे हैं। उसके बाद में आप उनके साथ में नीचे ही बैठ रहे हैं, उन्होंने कोई चटाई बिछा दी, आप वहाँ जा कर के बैठ गए हैं। उसके बाद आप उनके साथ ही खाना खा रहे हैं। आप जो एक वो, अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन एक नॉर्मल कोई इंसान है एंड एक कोई सिविल सर्वेंट है,
तो वो जो डिफरेंस है आपने उसको एकदम मिनिमाइज कर दिया है वहां पर जाकर के। आप साथ में बैठे हैं और इस सब से क्या होगा, एक ट्रस्ट जनरेट होगा। वो बोल पाएंगे कि अरे ये तो मेरा आदमी है, ये मेरा काम कर देगा। वो जो ट्रस्ट होता है ना, एक कॉमनर का जो आप पर ट्रस्ट होता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज माय पर्सन, कि अरे ये तो हमारे ही हैं, ये तो हमारा काम कर देंगे। इसका मतलब इट्स लाइक जो एकदम जो लोअर हिरार्की लेवल पर जो लोग आते हैं, जो डाउन ट्रॉडन है एकदम ही, जो अभी बिल्कुल ही बुरी हालत में है, वो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि यार ये तो बहुत अच्छे हैं, ये हमारा काम कर देंगे, ये हमारे ही आए। तो दिस वाज अ न्यू कंसेप्ट जो मुझे सिखाया गया था, तो ये मैंने अपने पेपर में यूज किया था। भले से आप इसको कंक्लूजन में डाल दे, बीच में बॉडी में डाल दे, बट आई थिंक दिस वाज वेरी गुड। सो ये एक न्यू कंसेप्ट हो गया है। और जो एक दूसरी चीज थी जिसकी वजह से आई फील कि मेरा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, वाज राइटिंग कीवर्ड्स। राइटिंग कीवर्ड्स ऑफ एथिक्स। मैंने इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर बहुत लंबा आया था, तो जस्ट कि भरना है, जल्दी से खत्म करना है इसको, ये खत्म ही कैसे होगा, तो मैं बस जो पूछा गया है वो लिख लिख के जल्दी जल्दी करके खत्म करना चाह रही थी। बट हियर व्हाट आई डिड, इस वाले अटेम्प्ट में मैंने कीवर्ड्स लिखे। लेट्स से द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट व्हाट इज प्रोबिटी, गिव इट्स एग्जांपल इन रियल लाइफ एंड ऑल, सो दिस इज अ कीवर्ड। अब आंसर प्रोबिटी का है, बट मैं लिखूंगी कुछ डेफिनेशन इसकी, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी, फिर एग्जाम्पल दूंगी। बट जो हर पॉइंट है ना, हर पॉइंट में एक एक कीवर्ड आएगा जो प्रोबिटी से रिलेटेड होगा। सो लेट्स से इंटेग्रिटी आ जाएगा, डेडिकेशन आ जाएगा, ये जो कीवर्ड्स हैं। अदर कीवर्ड्स हो गए जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया है, और लेट्स से कंपैशन आ गया है, एंड प्रोबिटी वगैरह आ गया। तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ एथिक्स। अगर हम इनको यूज कर रहे हैं, इससे ऑब्वियसली इट शुड बी रिलेटेड विद द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड, तो इससे रिलेट कर रहे हैं एंड देन हम एग्जांपल दे रहे हैं उससे। तो आई थिंक ये वाली जो चीज मैंने करी थी GS4 के लिए इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई मार्क्स। तो ये इसकी बात है। अब आंसर लिखना कैसे है? आंसर में कुछ पूछा गया है, यू हैव टू राइट लाइक कि आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ये होता क्या है, आप उसके बारे में कुछ करंट इवेंट भी लिख सकते हैं कि इसको चालू कैसे करना है इस चीज को। यू माइट हैव 100 न्यू वेज टू स्टार्ट योर आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग कि मैं कैसे करती थी, तो प्रॉब्लली ऐसा हो जाएगा। फिर बॉडी आ जाएगी उस आंसर की, बॉडी में एग्जैक्टली पिन पॉइंट नंबर वाइज कि यहाँ जो पूछा गया है वही आना चाहिए। आंसर शुड बी रेलेवेंट, तो ये पूछा गया। अब बॉडी लिखते हुए इट्स नॉट लाइक कि आई एम जस्ट फिलिंग इट विद एग्जांपल्स। यहाँ मैं उसका जो डेफिनेशन है वो तो कम लिख रही हूँ, मैं एग्जाम्पल से भरे जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स वोंट वर्क अनलेस यू हैव अ थिंग टू सब्सटैंशिएट देम। आपको अपने पॉइंट में कुछ बॉडी लिखनी पड़ेगी, उस बॉडी को प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था जो मैंने इस अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में लाया था। इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग जो है स्टैंडर्ड चीजें हो गई है, और इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, इट्स हाउ यू आर ब्यूटिफुली डूइंग इट्स कॉम्बिनेशन। आपको स्टैंडर्ड उसका जो है, लेट्स से डेफिनेशन हो गया है, लेट्स से पॉइंट में आप लिखना क्या चाहते हैं वो लिखा है, उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए देन यू हैव टू राइट इट्स एग्जाम्पल वहीं पर। सो दिस इज हाउ इट विल गो, एंड देन जो कंक्लूजन वगैरह आ जाएगा, कंक्लूजन अगेन जो पूछा गया है उससे रिलेटेड होगा, कुछ फ्यूचर से रिलेटेड हो जाएगा, आगे हमें ये करना चाहिए, या कुछ SDG से रिलेटेड हो जाएगा। ये सब की डिटेल स्ट्रैटेजी आई विल बी शेयरिंग। सो दिस वाज अबाउट माय GS4 सब्जेक्ट। So now I think let's talk about GS3. GS3 में भी जो एवरेज मार्क्स रहे थे वो कम रहे थे यूजुअली, बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे 2022 अटेम्प्ट में भी काफ़ी हाई मार्क्स थे। आई थिंक इट वॉज 95 अराउंड,
ये दिखने में कम लगते हैं बट जो एवरेज था GS3 का उस टाइम पे उसके हिसाब से दीज वर गुड मार्क्स। एंड अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, 106 है अभी। तो वैसे देखने में इट सीम्स लाइक 50% भी नहीं है एंड ऑल, बट देन इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितने ज्यादा आ रहे हैं, इट्स लाइक एवरेज कितना रह रहा है एंड देन आप उनसे कितने ऊपर या कितने नीचे हो। सो ये थे मेरे 106 मार्क्स। अब GS3 में मैंने क्या किया था उसका मैंने ग्लिम्स पहले भी दे दिया है। फर्स्ट वाज राइटिंग माय ओन एक्सपीरियंस एज एग्जांपल्स। सेकंड वाज करंट अफेयर्स। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, इट वाज माय फ्रेंड सिद्धार्थ एंड ही रैंक्ड 118 दिस टाइम। सिद्धार्थ ने मुझे एक चीज सिखाई थी किस तरह से हम बॉक्स बना के केस स्टडी लिख सकते हैं, तो मैंने उसका ये स्टाइल कॉपी किया था। सो ही यूज्ड टू राइट, ये हमारा अगर पेज है, यहाँ पे वो इंट्रो लिख रहे हैं, यहाँ पे बॉडी लिख रहे हैं, पॉइंट्स में कंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक साइड में छोटा सा बॉक्स बना के यूज्ड टू राइट द केस स्टडीज। तो आई स्टोल दिस थिंग फ्रॉम हिम एंड आई थिंक अगर आपके पास एक पीयर ग्रुप होता है पढ़ाई करने का तो आप उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, उनको करेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत जा रहा है उनका, तो एक पीयर ग्रुप है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में कोट्स हो गए हैं। ये चीज़ भी प्राउडली मैंने सिद्धार्थ से कॉपी की थी। मैं उनके आंसर्स देखती थी एंड ही यूज्ड टू राइट कभी कभी कोट्स। तो लेट्स से इस बार इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैंने ईदर यू कैन स्टार्ट विद द कोट, यू कैन एंड विद द कोट, आप बॉडी में कोट लिख सकते हैं। अगेन वो कोट रेलेवेंट होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स नॉट लाइक कि बस कोट लिखना है तो लिख दिया। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैंने एक महात्मा गांधी जी का एक कोट लिखा था कि इट वॉज समथिंग लाइक कि हेट कांट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन। वो एक इंटरनल सिक्योरिटी का विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रैटेजी जो एक हमारी चलती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था एंड व्हाट आई डिड वाज मैंने ये कोट उसमें मेंशन किया था। आई रोट द नेम एंड कि इनका ये कोट है, तो मैंने ये किया था। सो कोट्स भी इट्स नॉट लाइक कि आपको हर आंसर में लिखना है एंड ऑल। आई थिंक आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैंने 2 में किया होगा। ये चीज़ मैंने 2 में करी, राइटिंग माई ओन एक्सपीरियंस ये चीज़ मैंने 3-4 में करी। सो इट्स जस्ट दीज लिटिल थिंग्स जिससे आपका आंसर जो है वो दूसरों से डिफरेंट बन सकता है। ये चीज़ हर क्वेश्चन में नहीं करनी है ना, ये चीज़ हर क्वेश्चन में करनी है। कुछ भी हर क्वेश्चन में नहीं होगा, हर क्वेश्चन का एक अलग अलग तरीका होगा टैकल करने के लिए। सो ये जस्ट आपको ये केस स्टडी भी मैंने आई थिंक 2-3 उनमें लिखी होगी। इफ यू राइट दिस इन 20 तो एग्जामिनर डेफिनेटली बोर हो जाएगा कि यार इसका तो पैटर्न सेम ही आ रहा है, व्हाट्स द डिफरेंट थिंग कि वो कर रहे हैं। तो अगर आप अलग अलग इस तरह से रखेंगे, दिस आई एम नॉट टेलिंग कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये सिर्फ मैं वो बता रही हूँ कि मैंने ये इम्प्रूवमेंट कैसे लाया था मेरे टोटल मार्क्स में। सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर GS3। करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस था मेरा GS3 में। मैंने रिग्रेसली पढ़ा था, हर करंट अफेयर मैं मिस नहीं करती थी GS3 रिलेटेड। स्पेशली जैसे अगर इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया है तो आई यूज टू स्टार्ट लाइक कि अच्छा यहाँ XYZ जगह पे ये इंसिडेंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो हुआ था। तो इस चीज़ को मेंशन करने से डेफिनेटली थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है, भले से 1/4 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, आधा नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1/4 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, ऐसे ऐसे करके ही यू विल कम टू अ डिफरेंट लेवल कि ठीक है आपके पूरे पेपर में 10 से 15 नंबर जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड yeah, this was for GS3. अब GS2 की बारी। So GS2 में my score in 2022 was 117, तो मेरा थोड़ा स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें, it is now 125. So GS2 जो है it was kind of my favorite part क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ में ये GS2 काफी ओवरलैप करता है।
तो मेरी स्ट्रैटेजी वही रही है हमेशा से, खुद के एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स, केस स्टडीज, कोड्स, यही 4 चीजें हैं। अब इनको यूज कैसे करना, एंड नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नॉलेज इन GS2। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स तो पढ़ने पड़ते ही हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स की तौर पर हमें उनको लिखना होता है। सो आई यूज इनके एग्जाम्पल्स हियर। इस बार एक क्वेश्चन आया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्किंग वगैरह पर। सो जो यूजुअली जो एक स्टूडेंट होंगे जिनका अगर ये ऑप्शनल नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शनल है, दे वुड बी एबल टू राइट आई थिंक 1-2 एग्जाम्पल्स अगर न्यूज़ में पढ़े हैं तो। बट बिकॉज ये ऑप्शनल था तो आई वॉज एबल टू राइट इसमें 5 एग्जाम्पल कि CCI में अलग अलग केस मैंने लिए थे, मेक माई ट्रिप का लिया था या गूगल का लिया था, किसी तरह के भी एग्जाम्पल जो रिसेंट कंटेम्प्ररी थे। दिस इज वन पॉइंट कि आपको कंटेम्प्ररी ही लिखना है एग्जाम्पल्स। इट्स नॉट लाइक कि आप 1950s के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 1960s के लिख रहे हैं जो कि टेक्स्ट बुक में आ गए हैं, वो एग्जाम्पल हर कोई लिखेगा। What will make your thing different would be आप कितना अभी का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। So that is one thing. So this is, ये मैंने बता दिया आपको। GS2 में हम एक पार्ट होता है गवर्नेंस, उसके बाद में IR एंड पॉलिटी, जो मतलब मेन जो चीजें होती हैं वो भी ये 3 हैं। तो गवर्नेंस एंड पॉलिटी वाज डन बिकॉज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो मैंने पढ़ी हैं, एंड आई से कि आप बुक्स पढ़िए, बिकॉज आप बुक पढ़ेंगे तो इससे आपका जो नॉलेज बेस होगा वो ही इंक्रीज होगा। देयर इज नो हार्म इन रीडिंग बुक्स। आपके पास अपनी कोचिंग का मटेरियल है, इट्स वेल एंड गुड, बट इफ यू रीड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल तो आई थिंक हेल्प ही करेगा। वो आपको कभी भी गलत चीज नहीं बताएगा, वो हेल्प ही करता है हमेशा। भले से टाइम लगेगा, बट आई गेस टाइम तो लगाना ही चाहिए पढ़ाई में। तो आप बुक्स पढ़िए, बुक्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। अब जो IR है, आई थिंक आई नेवर रेड अ बुक ऑन IR। मैंने IR की कभी कोई किताब नहीं पढ़ी है। what helped me in IR is only and only current affairs. This does not mean कि मुझे नहीं पता नाम क्या होता है या बांगडुंग कॉन्फ्रेंस क्या थी। I know about it, बट अगर मैं IR पढ़ रही हूँ और मैं उसको सिर्फ करंट अफेयर्स से पढ़ रही हूँ, तो अब करंट अफेयर्स में एक चीज चलती है कि इज NAM 2.0 देयर और ऑलरेडी फॉर्म्ड, या फिर NAM रेलेवेंट है नहीं है। तो अगर ये चीज न्यूज में चल रही है तो मैं उसका स्टैटिक पार्ट भी फिर पढ़ूंगी। यहाँ से मुझे पता चलेगा अच्छा NAM क्या है, बांगडुंग कॉन्फ्रेंस क्या है, कौन मेंबर्स हैं कौन नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़िए, उसको फिर रिलेट करिए कि स्टैटिक में उससे रिलेटेड क्या सब हुआ था। इस सब के नोट्स मैंने खुद ही बनाए थे, तो ये चीज हो जाएगी। एंड IR में आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डायग्राम। सो लेट्स से कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे लेट्स से इट्स ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना रिलेशन, तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो इंडिया चाइना के रिलेशंस है उसका बहुत अलग अलग वे में होगा। कि इंडिया रशिया के क्या है, चाइना रशिया के क्या है, इंडिया US के क्या है, और प्रॉबेबली ये सब जो है उसको हम कहेंगे कि पूरा टोटल इम्पैक्ट क्या है। ओके, एंड इनकी डायमेंशंस होंगी, इकोनॉमिक हो गई है, पॉलिटिकल हो गई है, एंड लेट्स से वर्ल्ड लेवल पे हो गई, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं SCO एंड ऑल। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन IR एग्जाम्स, सॉरी फॉर द मैप अगर थोड़ा गलत बन जाए। सो दिस इज ब्रॉडली लेट्स से इंडिया चाइना, एंड यहाँ पे लेट्स से रशिया, ब्रॉडली अगर ऐसा हम बना देते हैं मैप कि हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो लेट्स से अगर चाइना एंड इंडिया पर क्वेश्चन है, आई यूज्ड टू मेक, मतलब इतना बुरा नहीं बनाती थी मैं, पहले अच्छा बनाती थी, तो कुछ ऐसा टाइप का मैप हो जाएगा। नाउ आई यूज्ड टू शो बाय एरोज कि ये रशिया है, रशिया इंडिया का, आई यूज्ड टू राइट हियर वन वर्ड कि क्या रिलेशन है, एंड उससे चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
देन आई यूज्ड टू राइट इंडिया एंड यूएस का क्या सीन है, लाइक लेट्स से आई राइट हियर बेका, जो बेका अग्रीमेंट हुआ है, और आई राइट हियर इंडस एक्स। तो ये डिफेंस वाली चीज हो गई है। एंड इस पर इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसको बहुत हॉच पॉच भी नहीं करना है कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए, छोटा छोटा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक आध दो वर्ड हो जाएंगे। सो दिस एंड देन लेट्स से चाइना एंड रशिया का क्या है, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, एंड उस चीज को डाइवर्सिफाई करना कि लेट्स से वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडिया और चाइना, SCO हो गया है, ब्रिक्स हो गया है। वन डायमेंशनल आंसर्स मत लिखिए कि इंडिया चाइना रिलेशंस पूछा है तो यू जस्ट राइट कि ठीक है हमारे बॉर्डर क्लैशेस हो गए, खत्म कर दिया। इट्स लाइक ओके, यहाँ पर हम किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, व्हाटएवर। पॉलिटिकल लेवल पे क्या एंगेजमेंट है, हमारी सॉफ्ट पावर, जिस तरह से हमने इनविटेशन दिया था एंड किस तरह से मीटिंग्स वगैरह हुई थी। थर्ड वुड बी इकोनॉमिक, फोर्थ कैन बी रीजनल, रीजनल एक क्या पावर प्ले चलता है। तो इस तरह से अगर आप अपने आंसर को डाइवर्सिफाई करेंगे, इससे पॉइंट ज्यादा होंगे। एंड जो एक थिंकिंग एबिलिटी होती है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट वर्ड लाइक लिखना क्या है, उसको लिखना क्या है, कैसे है, ये आपको इस तरह से ही पता चलेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट IR, इट कैन बी अबाउट GS1 ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री का आई रिमेम्बर पहला ही क्वेश्चन था कि ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आई थिंक एंशियंट हिस्ट्री में कुछ समथिंग इट वाज रिलेटेड लाइक दैट। एंड मैंने ज्योग्राफी को फिर डाइवर्सिफाई कर दिया, क्योंकि हिल्स हैं तो क्या हुआ है एंड रिवर है तो क्या हुआ है, मतलब समझ रहे हैं कि अगर रिवर है तो हम पर अटैक जो है वो नीचे से कम हो गए थे, माउंटेन पासेस नहीं थे तो क्या प्रॉब्लम हो गई, थे तो क्या प्रॉब्लम हो गई, डेजर्ट है तो फिर उससे क्या हुआ, एंड ग्रीनरी ज्यादा है, लेट्स से लश ग्रीन फॉरेस्ट है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह से मैंने एक चीज को डाइवर्सिफाई कर दिया। इससे मेरा जो एक सोचने का वो था ना कि मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, अगर ये मेरी टेम्पलेट तैयार है कि इस तरह से मुझे तोड़ के इन आंसर को लिखना है, तो इट्स लाइक दिमाग में तो आ गया है कि अच्छा अब रिवर से रिलेटेड लिखना है, रिवर हो गई हैं, सीज हो गई हैं, तो बस वो बहुत सिंपल बना देता है आपके आंसर्स को। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्ट्रैटेजी, कि आपको किस तरह से उस चीज को ब्रेक करना है। सो आई थिंक दिस वाज अबाउट GS2। GS1 का भी मेरा ऐसा ही था। हिस्ट्री मैंने डेडिकेटेडली 6 महीने पढ़ी थी। इट्स वेरी लॉन्ग, बट आई थिंक इट्स वर्थ स्टडिंग, बिकॉज हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी मेंस में भी। तो मैंने हिस्ट्री किया, उसके बाद में ज्योग्राफी भी डेडिकेटेडली मैंने किया, एंड सोसाइटी के इस बार काफ़ी क्वेश्चंस थे। एंड इट वाज नॉट बेस्ड ऑन स्टैटिक जो सोसाइटी का पार्ट होता है, इट वाज मोर बेस्ड ऑन कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी कैसी है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो आपको कैसे आएगी। इट्स नॉट कि जस्ट आपने कहीं से कुछ स्टैटिक पढ़ लिया आप उसको लिख करके आए, बट व्हाट यू फील अबाउट इट। इट कैन बी आपने न्यूज़ में क्या पढ़ा है, आप अपने आसपास क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, दिस वुड मेक योर आंसर डिफरेंट। एंड आई थिंक GS1 भी इसी तरह से किया था। सो दैट वॉज माई GS स्ट्रैटेजी। थैंक यू।